अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन मैंने पाकिस्तान के बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनियों के एक मुश्तरका सेमिनार में दी और यहाँ पर हमने डिस्कस किया फूड सिक्योरिटी, डेटा एंड फूड सिक्योरिटी इन 2050। मैंने सोचा कि ये प्रेजेंटेशन तख्ती फोरम पर भी शेयर की जाए, इसलिए मैं इसको दोबारा रीमेक कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर तो मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा इसे अपने सामीन के लिए बना रहा हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं माउस का भी यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त क्लिकर नहीं है, और प्रेजेंटेशन को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि 2050 में हमारे पास फूड सिक्योरिटी के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या क्या हैं और किस तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है। मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे नवासे की प्लेट में क्या होगा। आज हमारी दुनिया में 8 करोड़ अफराद भूख का शिकार हैं। मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे नवासे की प्लेट में क्या होगा। बढ़ती हुई आबादी, कम होते हुए वसाइल और मौसमी तगय्युरात की वजह से हमारी ज़मीन की तरफ भूख का फ़रेत आ रहा है। जब किसान के घर में फाके होने शुरू हों तो मुल्क में ज़र्री मुल्कों में कहत पड़ ही जाते हैं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मेरे नवासे की प्लेट में क्या होगा। पाकिस्तान का बनना हमें बहुत रास आया क्योंकि पाकिस्तान जब 1950 में बनाया गया तो इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा थी। लेकिन आज ये आबादी 21 करोड़ हो चुकी है और 2050 में ये आबादी प्रिडिक्शन के तहत 33 करोड़ से ज़्यादा होने जा रही है। ये हाल सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, बल्कि अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया की आबादी भी 1950 में तकरीबन 2 अरब के करीब थी। लेकिन अब यह आबादी 7 अरब और 2050 में यह आबादी 10 अरब से 12 अरब के दरमियान होगी। 10 अरब से 12 अरब के दरमियान जब यह आबादी होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमें खाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग भूख का शिकार हैं। ये वैल्यू 2005 के बाद नीचे गई थी, लेकिन फिर कोविड आ गया और उसके बाद अब ग्लोबल रिसेशन है, इसलिए ये वैल्यू, ये हंगर इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वो ममालिक जो शदीद परेशानी का शिकार हैं भूख की वजह से, उनमें बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी सामने सरेपेश है। हमारा मुल्क इस वक्त 122 ममालिक में 99 नंबर पर है भूख में। तो भूख का शिकार हम हैं भी और मुस्तकबिल में ये भूख संगीन होती जाएगी। मैं आपको यहाँ पर नासा का बनाया हुआ एक मैप दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहे हैं। लाल रंग का मतलब ये है कि ये वो जगह है जहाँ पर इंसान या तो शहर बसा चुका है या यहाँ पर ज़मीन पर ज़राअत की जा रही है, ज़मीन को मॉडिफाई किया गया है। लेकिन काला रंग ये बताता है कि ये वो जगह हैं जहाँ पर ज़मीन के साथ इंसान ने किसी किस्म की मॉडिफिकेशन, तब्दीलियाँ नहीं की। और यही शायद उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि जब हम इन इलाकों में गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हम अलास्का की बात कर रहे हैं, हम साइबेरिया की बात कर रहे हैं, हम एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं, या फिर अमेज़न के जंगलों की बात कर लें। सतह मुर्तफ़ा और प्लेटो भी ऐसी जगह हैं जिस तरीके से हमारे शुमाली इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें नहीं हो सकती, ज़राअत नहीं हो सकती। रेगिस्तान अफ्रीका के हों या चीन के या ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर भी फसलें और ज़राअत नहीं हो सकती। तो ज़मीन का बेशतर हिस्सा ऐसा है जहाँ पर अभी भी हम ज़राअत नहीं कर पा रहे। लेकिन शायद हम कुछ भूल रहे हैं। जी हाँ, पानी। ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा पानी है और पानी में भी ज़राअत नहीं हो रही, हम फूड नहीं लगा रहे। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर हमें फ़ोकस करना होगा, यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनानी होंगी कि वो इन जगहों पर जाकर ज़राअत कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें। मैं अगर आपको कुछ स्टैट्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन का जो एरिया है उसमें का 71% पानी है और सिर्फ़ 29% ज़मीन है। इस 29% को अगर ज़्यादा गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इसमें सिर्फ़ 71% ज़मीन ऐसी है इस 29% की जो कि हैबिटेबल है, जिसको काश्त किया जा सकता है, और 10% ग्लेशियर्स हैं और 19% बंजर ज़मीन है।
चलिए हम बंजर ज़मीन की तरफ भी जाएँगे, टेक्नोलॉजीज़ ऐसी बनाएँगे कि हम बंजर ज़मीन को भी काश्त कर सकें। लेकिन जब 71% हैबिटेबल लैंड की बात आती है तो उसमें तकरीबन 50% ज़मीन ऐसी है जिस पर एग्रीकल्चर हो रहा है, जिस पर खेती-बाड़ी हो रही है। 37% पर जंगलात हैं और 13% पर इस वक़्त हम शहर बसा चुके हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब जो जगह है जिस पर हम काश्तकारी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ़ 1/3 हिस्सा हम अपने लिए खाना बना रहे हैं या इंसान अपने लिए कल्टीवेशन काश्तकारी कर रहे हैं। और 2/3 जगह ऐसी है जहाँ पर जानवरों के लिए काश्तकारी हो रही है या उनकी चरागाहें, उनके पास्चर्स हैं। तो ये एक बहुत हैरानकुन चीज़ थी जो मेरे लिए भी काफ़ी हैरानकुन हुई कि हम 2/3 ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए किए कर रहे हैं कि या तो वहाँ पे जानवरों के लाइव स्टॉक हैं या उनके खाने की चीज़ें हैं या फिर वो चरागाहें हैं और उसमें जानवर चर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ये भी फैक्ट देता जाऊँ कि अमेज़न जंगलों को काट कर सोयाबीन लगाया जा रहा है और ये सोयाबीन 90% जानवरों की फ़ीड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम वसाइल की बात करें तो पानी का ज़िक्र करना नामुनासिब नहीं होगा। हमारी ज़मीन में जितना भी पानी मौजूद है उसमें का सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जो कि मीठा पानी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उस 2.5% में से ग्लेशियर्स को निकाल दिया जाए तो सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो कि मीठा पानी है और अगर हम ज़ेरे ज़मीन पानी को भी निकाल दें तो एक अंदाजे के मुताबिक 0.68% तकरीबन 0.7% पानी ऐसा है जो हमारी नहरों में और हमारे दरियाओं में आता है। इस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये जो 0.68% पानी है, इसका 70% हम ज़राअत में इस्तेमाल कर रहे हैं और पीने के लिए अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना कम पानी है। हम ऐसे तरीके बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए रिसोर्सेज़ यानी पानी और ज़मीन का इस्तेमाल कम से कम हो और हमें फसलों से ग़िज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इन चीज़ों को लाने के लिए सामने लाने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ इलॉन मस्क के भाई के एक स्टार्टअप की तरफ जिसे स्क्वायर रूट कहा जाता है और उसके भाई का नाम है किम्बल मस्क। स्क्वायर रूट एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि कंटेनर में 40 फुट के ट्रक में कंटेनर में पौधे लगा रहे हैं और 8 गैलन पानी से 1 से 2 एकड़ तक की पैदावार ली जा रही है। उसके अलावा बहुत से सेंसर्स भी वहाँ पर लगे हुए हैं और वो हर वक़्त मॉनिटर कर रहे हैं। आर्टिफ़िशियल लाइट्स में चीज़ों को रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि किन पैरामीटर्स को चेंज करके हम बेहतरीन टेस्ट ला सकते हैं। तो ये एक टेस्ट ड्रिवन प्लांटेशन स्कीम है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मकबूल हो रही है। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ ज़मीन के इस वक्त मौजूदा सबसे बड़े वर्टिकल फार्मिंग की कंपनी की तरफ जिसे एरोफॉर्म्स कहते हैं, जो कि ज़मीन के ऊपर तय ब तय छतों के ज़रिए यानी वर्टिकल बिल्डिंग्स के ज़रिए फार्मिंग कर रही है। इनका ये क्लेम है कि ये 1 एकड़ से 135 एकड़ तक की यील्ड ले सकते हैं। साल में कई ऐसी सब्जियां और प्लांट्स हैं जिनकी ये यील्ड 22 मरतबा ले सकते हैं। पानी 90% कम इस्तेमाल करते हैं, 90% कम पानी इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस 24 घंटे हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, सूरज तो है नहीं जो ग़रूब हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल नहीं करते और हम 22 मरतबा प्रोडक्शन ले रहे हैं एक साल में। अगर हम चाइना की तरफ चलें तो चाइना अपने खेतों को खलिहानों में बदल रहा है। चाइना खेतों में नखलिस्तान बना रहा है और ये काम वो बहुत अरसे से कर रहा है। हम ये जानते हैं कि चाइनीज़ खेतों में रेत को मुंजमद करते हैं और उसके लिए वो भूसे के मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स बनाते हैं। उसके ज़रिए रेत हवा की वजह से उड़ती नहीं और उन पर पौधे लगाए जा सकते हैं और अब चाइना जो स्ट्रॉ बैरियर्स हैं उनकी जगह जो भूसे के बैरियर्स हैं उनकी जगह डिग्रेडेबल प्लास्टिक भी ला रहा है और उसके साथ पॉलीलैक्टिक एसिड के बने हुए बैरियर्स भी ला रहा है और उनके ज़रिए वो अपने रेगिस्तानों को नखलिस्तान में बदल रहे हैं। ये काम मुस्तकबिल में सहराओं में बैरियर्स लगाने वाला काम मुस्तकबिल में इंसान नहीं करेंगे बल्कि रोबोट्स करेंगे। हम ये समझते हैं कि रोबोट ना हमवार जगह पर चल नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक स्टार्टअप की तरफ लेके चलता हूँ जिसका नाम है बोस्टन डायनामिक्स।
आप यहाँ पर ये वीडियो भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रोबोट किस तरीके से ना हमवार जगहों पर जा रहा है, फ्लिप्स भी कर रहा है, छलांगे भी लगा रहा है, जंप भी कर रहा है और यही रोबोट मुस्तकबिल में हमारे रेगिस्तानों को नखलिस्तानों में, बागों में, गार्डन्स में बदलने जा रहे हैं। एक ज़माना था में कहा जाता था कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट की फूड बास्केट है। पाकिस्तान मिडल ईस्ट को ग़ज़ा देगा। लेकिन आज शायद ये उल्टा होने जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब इस वक़्त अपने ज़मीन के बेशतर हिस्से को आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे नखलिस्तानों में बदल रहा है। मैं आपको यहाँ पर सऊदी अरब की एक एरियल व्यू तस्वीर दिखा रहा हूँ और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे-छोटे नखलिस्तान जो कि सेंटर पिवट स्प्रिंकलर सिस्टम का की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सेंसर बेस्ड डायग्नोस्टिक्स होते हैं और सैटेलाइट से डेटा लिया जाता है। ये 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए सऊदी अरब अपनी ज़मीन को खलिहानों में बदल रहा है। हम ज़मीन की तरफ तो आ गए और हमने देख लिया कि वर्टिकल फार्मिंग हो, चाहे रेगिस्तानों का इस्तेमाल हो, किस तरीके से हम ज़मीन में प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन पानियों के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मैं आपको ये बताता चलूँ कि गाय को अगर आप 7 किलो फ़ीड दें तो आपको 1 किलो गोश्त मिलेगा। लेकिन जब आप पानियों की तरफ जाते हैं तो एफसीआर रेशियो बहुत बेहतर हो जाती है। यहाँ पर आप 2 किलो कम फ़ीड से 1 किलो गोश्त ले सकते हैं अगर हम मछली की बात कर रहे हैं। तो एफसीआर का बेहतर होने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, इसलिए हमने समंदरों में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगले लगाकर फ़िश फार्मिंग शुरू कर दी है। यहाँ पर फ़ायदा ये भी है कि ना तो हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि पानी मौजूद है समंदरों का और ना ही हमें बहुत ज़्यादा खुराक का तरद्दुद करना पड़ता है क्योंकि पानी के अंदर छोटी-छोटी खुराक भी यहाँ पर मछलियों को मयस्सर है और उसके साथ-साथ उनके टेस्ट में भी तब्दीली नहीं आती। पानियों में हम मछलियों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों की कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर सीवीड्स दिखा रहा हूँ, केल्प दिखा रहा हूँ। ये ऐसी वीड्स हैं जो कि समंदरों की साहलों पर लगाए जाते हैं और फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इस पर। इसकी तरह आप स्कैलप्स या शेलफिश देख रहे हैं और मसल्स भी देख सकते हैं, ऑयस्टर भी देख सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम समंदरों के अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं। पिछले ही चंद बरसों में इटली ने ज़ेरे समंदर सबसे बड़ा फॉर्म बनाया और उस फॉर्म में बहुत से प्लांट्स रखे गए हैं और उसके साथ-साथ ऐसे प्लांट भी रखे जा रहे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनके जीनोम को चेंज कर रहे हैं ताकि वो पानियों में भी ज़िंदा रह सके, तो हम पानियों में फसलें उगाने की, सब्जियां उगाने की तरफ जा रहे हैं। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की बात की जाए तो आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में और प्लांट की बॉडी में छोटे-छोटे सेल्स होते हैं और उनमें हमारा जीनोमिक मटेरियल पोशीदा होता है। इस जीनोमिक मटेरियल में इंसान के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल तरीके से इसमें स्टोर की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर भी काम कर सकता है। हम इसमें इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं और अगर टेक्नोलॉजी बन जाए तो हम इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। अगर आज की हार्ड ड्राइव के मुकाबले में आप डीएनए का मुआवजा करें तो आपको पता चले कि हम 2 मिलियन साल पुराने डीएनए हासिल कर चुके हैं फॉसिल से। तो ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो कि 2 मिलियन 20 लाख साल तक हम रिट्रीव कर सकते हैं, गोया कि हम उसको पूरे तरीके से डिकोड नहीं कर पाए। उसके कुछ हिस्से डिकोड करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम ये देखें कि कितना पुराना डीएनए हम डिकोड कर पाए हैं, तो 30,000 साल पुराना डीएनए जो हमें मिला है फॉसिल से, उसको हम डिकोड कर चुके हैं। तो एक ऐसी स्टोरेज जो 30,000 साल तक रहे, उसको कोई एनर्जी की ज़रूरत ना हो और वो बहुत रिलायबल हो, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा भी स्टोर किया जा सके, मेरे ख़्याल में वो हमारी हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है एक कंपनी जिसे ग्रो योर ओन क्लाउड कहा जाता है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और ये पौधों के डीएनए में डेटा स्टोर कर रही है। ये सिंथेटिक डीएनए बना रही है और उसमें भी डेटा स्टोर कर रही है। तो अगर आपके घर में जितने भी पौधे हैं वो आपकी हार्ड ड्राइव बन जाएँ, उनमें डेटा भी स्टोर हो जाए। एमआईटी एक स्टार्टअप कर रही है जिसमें पौधे रोशनी देते हैं और ये तो पौधे अब बन चुके हैं। वही पौधा आपको रोशनी भी दे और वही आपको वाईफ़ाई सिग्नल भी घर पर दे। तो अब आप जब जाएँगे तो आपको लैंप पोस्ट बाहर नहीं नज़र आएँगे बल्कि आपको बड़े-बड़े पौधे नज़र आएँगे जिनमें से रोशनियाँ निकल रही होंगी।
और अगर आपने पौधा तोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि शायद अपने कुछ सालों की तस्वीर गायब हो गई। चलें हम रेगिस्तानों से और पानियों से अब जाते हैं बर्फ़ के इलाकों की तरफ। एंटार्क्टिका, साइबेरिया, अलास्का, ग्रीनलैंड ये वो इलाके हैं जहाँ पर फ़िलहाल हम बर्फ़ में डायरेक्टली तो पौधे नहीं लगा सके, बहुत सी रिसर्च चल रही है, लेकिन हम छोटे-छोटे बंकर बनाकर उनमें पौधे लगा रहे हैं और इस किस्म की कंपनियाँ अब काम कर रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टार्टअप दिखा रहा हूँ जो कि एंटार्क्टिका में मुख्तलिफ़ पौधों पर रिसर्च कर रहा है ताकि किस तरीके से पौधे हम बंकर्स में भी लगा सकें, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी लगा सकें और साथ उन्हें समन बर्फ के अंदर भी लगाया जा सके। बर्फ के अंदर लगाने के लिए अभी हमें वक़्त की ज़रूरत है। 2019 में दुनिया में बहुत बड़ा कहत आया। इतना बड़ा कहत आया कि आलू की काश्त बहुत कम हुई और यूरोप में चिप्स बनाने वाली कंपनियों ने चिप्स बनाने बंद कर दिए। चिप्स की किल्लत हो गई। इस पर बहुत ज़्यादा रेड साइंस आए और लोगों ने कहा कि हमें किसी तरीके से कहत का तोड़ निकालना होगा। और एक साइंटिस्ट की कंपनी ने इसराइल और इजिप्ट का दौरा किया कि वो उन इलाकों में जाए और देखे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कहत होता है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश्क साली होती है कि वहाँ पर पौधे कैसे परवान चढ़ते हैं। इन इलाकों से लिए गए ज़मीन के बैक्टीरिया को लाया गया और एक ऐसे पौधे को दिया गया जो कि बिल्कुल एक ऐसी जगह पर लगाया जा रहा था जहाँ पर पानी मौजूद नहीं था। खुश्क साली वाली जगह पर बंजर ज़मीन पर लगाया गया और फिर उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उस बैक्टीरिया ने उसकी रूट्स को बदलना शुरू कर दिया, उसकी रूट को मोटा कर दिया जिसमें पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो सकता था और वो पौधा परवान चढ़ गया। गर्ज़ ये है कि हम पौधों की जड़ों को मॉडिफ़ाई करके बैक्टीरिया के ज़रिए रेगिस्तानी इलाकों में भी अब पौधे लगाने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ एक साइंसदानों की टीम ने पौधों में मौजूद खुशबू को चेंज किया क्योंकि बैक्टीरिया पौधों में मौजूद खुशबू का सोर्स है। अगर हम बैक्टीरिया बदल दें तो आपको गुलाब के पौधे में से गेंदे के फूल की भी खुशबू आ सकती है। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम मक्खियों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम वो खुशबुएँ लाना चाहते हैं पौधों में, उनके फूलों में जिसमें शहद की मक्खियाँ ज़्यादा आएँ, पॉलिनेशन ज़्यादा हो और ज़्यादा सब्जियाँ और फ्रूट पैदा हो। इसके साथ-साथ दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स भी आ रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एग्रीकल्चर 4.0 की तरफ जहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल ज़राअत में होगा। ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, सैटेलाइट बेस्ड डेटा का इस्तेमाल होगा, सेंसर्स का इस्तेमाल होगा। अभी रिसेंटली नासा की मदद से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसे ईटी लाइव कहते हैं। इस वेबसाइट में आप अमेरिका में किसी भी जगह हैं, फिलहाल ये अमेरिका के लिए एक्टिव है। आप अमेरिका में किसी भी जगह हैं तो आप अपने ज़मीन का एक पेज बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी ज़मीन पर इस वक़्त पानी की ज़रूरत है या पानी ज़्यादा तो नहीं दे रहे और फ्यूचर में पेस्टिसाइड की ज़रूरत होगी, यूरिया की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स भी दिखाए जाएँगे, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ग्राफ भी दिखाए जाएँगे। तो इस किस्म की वेबसाइट्स अब हर किसी को अवेलेबल होंगी, जब पाकिस्तान में आएँगी आपको भी अवेलेबल होंगी और आप भी इसमें चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक़्त जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें जो दूसरे नंबर पर बहुत बड़ी एक वजह है वो ये है लाइवस्टॉक। तो लाइवस्टॉक के पैरेलल में भी हम सिस्टम लाने जा रहे हैं क्योंकि इस 15.5% जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लाइवस्टॉक से पैदा होने वाली गैसेस की वजह से आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानवरों को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन रिसर्च हो रही है कि हम किस तरीके से पैरेलल में और मुतबादिल ला सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बर्गर दिखा रहा हूँ और इस बर्गर को बनाने में हमें 3 महीने का पानी चाहिए। वो पानी जिससे हम शावर करते हैं, उस शावर से इस बर्गर को इतना ज़्यादा पानी इससे लिया गया है। अगर हम दूध की बात करें कि हमें गाय दूध भी देती है, तो मैं ये बताता रहूँ कि गू दूध भी आर्टिफ़िशियली बना लिया गया है और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी बना ली गई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे जानवरों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जो चल रहा है। इस वक़्त दुनिया में बहुत सी जगह पर कल्चर्ड मीट एक अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। पहला मुल्क सिंगापुर है और उसके बाद दूसरा मुल्क कतर है क्योंकि यहाँ पर कल्चर्ड मीट के ज़रिए यानी लैब में बनाए गए गोश्त के ज़रिए हम टेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमें इस गोश्त में किस किस्म का टेस्ट चाहिए। हमें मुर्गाबी का टेस्ट चाहिए, हमें बटेरे का टेस्ट चाहिए, हमें बकरे का टेस्ट चाहिए, तो हम बता सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा होगी और इसमें फैट्स हम कम कर सकते हैं, हम प्रोटीन्स कम कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें किसी किस्म की एंटीबायोटिक नहीं होगी जो कि जानवरों को बहुत ज़्यादा लगाई जाती है और साथ ट्रांसपोर्टेशन की
भी मसाइल हमें नहीं होंगे। मैं आपको यहाँ पर बायोरिएक्टर दिखा रहा हूँ, ये वो बायोरिएक्टर्स हैं जिनमें इस गोश्त को बनाया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा और इसको आप कहीं भी प्रोसेस कर सकते हैं। ज़मीन के बाद हम बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, हम स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि स्पेस में भी पौधे कैसे काम करते हैं, कैसे उगते हैं माइक्रोग्रेविटी में। और स्पेस स्टेशन पर जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें भी बहुत से पौधे लगा लिए गए हैं। उसमें सलाद के पत्ते भी लगाए गए हैं और उसमें फूलों वाले पौधे लगाए भी जा चुके हैं और उनको खाया भी जा चुका है और उन पर रिसर्च भी की जा रही है। लेकिन इंसान ने स्पेस से होते हुए चाँद पर और मरीख पर जाना है। और जब हम 2050 की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो चाँद पर लोग रह रहे हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं और जो मार्स पर लोग होंगे, वो अपना खाना बना रहे होंगे, उगा रहे होंगे या बना रहे होंगे। इसलिए हमें चाँद पर बेसिस बनानी है। 2030 में चाइना और रशिया बेसिस बनाने जा रहा है, जबकि अमेरिका भी चंद सालों में एक पूरा क्रू भेजने जा रहा है, तो वहाँ पर हमें पौधे भी लगाने होंगे। इन पौधों को लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ नासा का, जिसमें नासा ने चाँद से हासिल की गई, वापस लाई गई ज़मीन पर चाँद की मिट्टी में मेथी का पौधा उगाया है और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो बड़े अच्छे तरीके से परवान चढ़ रहा है। जबकि चाइना ने अपने एक रोवर जिसे यू-2 कहते हैं, उसमें चाँद की ज़मीन लेकर उसमें कॉटन कपास का पौधा लगाया है और अब वो पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर 2 मुख्तलिफ मुल्कों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने बताया है कि ज़मीन, चाँद की ज़मीन में वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो कि पौधों को लगाने में आसानी पैदा करते हैं। और हम अगर मार्स की तरफ जाएँगे तो मार्स में भी हमें पौधे लगाने पड़ेंगे और मार्स की मिट्टी पर भी हमें यही एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, हमें उस तरफ भी पौधों की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपनी इस प्रेज़ेंटेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। इस प्रेज़ेंटेशन में बहुत सी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सके, हम फूड चेन को डिस्कस नहीं कर सके, हम फूड स्टोरेज को डिस्कस नहीं कर सके, हम साइक्लिक प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर को डिस्कस नहीं कर सके, हम वेदर रेज़िलिएंट सीड्स को डिस्कस नहीं कर सके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से इंसान सोच रहा है कि उसको भूख के अफ़्रेत का सामना करना पड़ेगा और अगर हम 2050 में जब काश्त करने के लिए जाते हैं, इसी पॉपुलेशन की रेशियो से जो हम बता रहे हैं, तो हमें 160% अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। अगर हमने 160% अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो उसका सबसे पहला काम ये है कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा कि हम फूड को, हम खाने की चीज़ों को ज़ाया ना करें। हम चलते नल जो घरों में कपड़े धोने के लिए पानी बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बंद कर दें और प्लेटों को साफ़ करना शुरू कर दें। एग्रीकल्चर में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो पढ़े लिखे हों और वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनको हमें अवेयरनेस देना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर आगे जाकर टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़े काम करने जा रही है। हमें इस शोबे को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इस शोबे में थिंक टैंक्स बनाने चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी की तरफ देखना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क में लोग नई टेक्नोलॉजी से घबराते हैं। वो परेशान होते हैं, वो उससे पीछे होते हैं और वो समझते हैं कि नई टेक्नोलॉजी ज़्यादातर ख़राब होती है और उसके बाद 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद हम वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूट्यूब पर कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की, जब एक ज़माने में मोबाइल फ़ोन को हराम करार दे दिया गया था और आज हमारे मुल्क के हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है। तो हमें नई टेक्नोलॉजीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी होगी और लोगों के माइंडसेट पर काम करना होगा, वरना हम कहते ही रह जाएँगे कि हम मिडल ईस्ट की फूड पॉकेट हैं, हम अफ्रीका की फूड पॉकेट हैं, हम दुनिया के हर मुल्क की फूड पॉकेट हैं और हमारे मुल्क में कहत ही कहत होंगे।